हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट डायरीज। आज के वीडियो का टॉपिक है एनर्जी सिक्योरिटी इन इंडिया। सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, पर असल में सवाल बस इतना है कि क्या हम अपनी ज़िंदगी की रोशनी बनाए रख सकते हैं, वो भी बिना जेब जलाए और बिना धरती को जलाए। इंडिया में एनर्जी सिर्फ ज़रूरत नहीं, ज़िंदगी है। खेती से लेकर कोडिंग तक हर हार्ट बीट किसी न किसी पावर सोर्स से जुड़ी हुई है। और इस दौड़ में सवाल ये नहीं है कि इंडिया जीत सकता है या नहीं, सवाल ये है कितनी जल्दी। लाइट्स ऑन और लाइट्स आउट, दैट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज एनर्जी फ्यूचर, जो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सबसे पहले समझते हैं एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब। एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब है कि हमें एनर्जी मिलती रहे एक स्टेबल सोर्स से बिना इंटरप्शन के, प्लस वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस पे। दैट सिंपली डिफाइंस एनर्जी सिक्योरिटी। और अगर हमने ये अचीव कर लिया, सो वी वुड बी एबल टू मेंटेन आवर इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल एंड नेशनल सिक्योरिटी, बिकॉज एनर्जी सिक्योरिटी लाइज एट द कोर ऑफ नेशंस डेवलपमेंट। चलो बढ़ते हैं। हमेशा की तरह हम एक रोड मैप देखेंगे कि कैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, अभी तक इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी में क्या क्या एस्टेब्लिशमेंट्स डेवलपमेंट्स हुई हैं और आगे के क्या प्लान्स हैं। फिर हम देखेंगे कि करंट स्टेटस क्या है, इंडिया में कितनी सप्लाई कितनी डिमांड कहाँ से आती है, कुछ नंबर्स पे बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल और ऑपरेशनल टूल्स क्या क्या हैं जो कि ज़रूरी हैं किसी भी देश के लिए सिक्योरिटी को बनाने के लिए। फिर हम देखेंगे कि वल्नरेबिलिटीज़ क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड हैं। फिर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है नहीं कर रही, कोई पॉलिसी कोई स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके बाद हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे ग्लोबल मॉडल्स के साथ, एंड वी वुड सी कि व्हाट कैन इंडिया लर्न फ्रॉम द ग्लोबल मॉडल्स। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, 1947 से पहले कॉलोनियल एरा की बात कर रहे हैं। कोल माइनिंग को तो बढ़ा दिया गया, एरियाज जैसे कि झारिया रानीगंज, कोल माइनिंग बढ़ा दी गई। क्यों? क्योंकि कॉलोनियल नीड्स को सेटिस्फाई करना था, मैक्सिमम रॉ मटेरियल वेस्ट तक पहुंच पाए, इसके लिए कोल माइनिंग्स बढ़ाई गई। उन रॉ मटेरियल को प्रिपेयर करने के लिए एनर्जी सोर्सेज चाहिए थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950-70s का टाइम था, देश अभी अभी इंडिपेंडेंस लेके आया था, तो वी स्टार्टेड अ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। और हमारा गोल था कि सबसे पहले हम अपनी बेसिक डिमांड्स को तो पूरा करें, और उसके लिए हम कोल का यूज़ करने लगे। हमने बड़े बड़े थर्मल प्लांट्स लगाए। फिर आता है 1970s का ऑयल शॉक। उसने पूरी दुनिया के सामने दो बड़े क्वेश्चंस लाके खड़े कर दिए। एवरी कंट्री was somehow related to import dependence। किसी भी कंट्री के पास सफिशिएंट अमाउंट में सारे रिसोर्सेज नहीं हैं। ऑप्टिमम रिसोर्सेज हो सकते हैं बट एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं थे। दूसरा, ऑयल प्राइसेस बहुत वल्नरेबल हो गए थे। छोटा सा बाहर का कोई ग्लोबल इंसिडेंट और प्राइसेस बढ़ जाते थे। फिर आए 1991 के रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उससे क्या हुआ, प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट में आ गए। अब वो पावर और ऑयल मार्केट में अपनी जगह बना रहे थे। फिर आया 2000 और 2010 का टाइम, जहाँ पे हमें रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली। और ये ग्रोथ कैसे देखने को मिली? इन्हीं प्राइवेट प्लेयर्स के वजह से। ये जो LPG रिफॉर्म्स हुए थे, पूरी दुनिया इंटरकनेक्ट हो गई थी। हमने भी इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम्स लॉन्च करे, अर्बन एरियाज़ रूरल एरियाज़ में कोशिश करी कि इलेक्ट्रिसिटी पहुँचे, और साथ साथ हमने अपने रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड पॉलिसीज़ भी बनानी शुरू कर दी। 20s तक आते आते हमने अपने रिन्यूएबल टारगेट्स को एग्रेसिवली अचीव करने के लिए एफर्ट्स डालने स्टार्ट करें। क्यों? बहुत क्लीशेड आंसर, क्लाइमेट चेंज। हम सबको पता है, दैट्स द रीज़न विच इज़ ड्राइविंग मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज टुडे। फिर हमने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया, बिकॉज इंडिया विद अ
ह्यूज पॉपुलेशन नीड टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द नेशन। हमने अपना खुद का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च किया। तो ये था कुछ बैकग्राउंड। अब चलते हैं थोड़े से इंडिया के नंबर्स पे। एट प्रेजेंट इंडिया की जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है वो है 476 गीगावाट्स, जिसका लगभग 50% आता है रिन्यूएबल और न्यूक्लियर पावर से, और 50% आज भी कहाँ से आता है, वही सेंट्रलाइज्ड कोल बेस्ड पावर प्लांट्स या थर्मल पावर प्लांट्स। कुछ और नंबर्स की बात करें तो सोलर पावर से वी आर स्टिल एक्सट्रैक्टिंग 110 गीगावाट्स, जो कि एक अच्छा नंबर है। बायो पावर से वी आर एक्सट्रैक्टिंग 11.6, हाइड्रो पावर से वी आर एक्सट्रैक्टिंग 5.1, विंड 51 पे है, न्यूक्लियर 48.8 पे है और हाइड्रोजन 48 पे है। ये नंबर्स उतने मैटर नहीं करते जितना ये नंबर मैटर कर रहा है कि स्टिल 50% ऑफ एनर्जी इज फुलफिल्ड बाय कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। 240 गीगावाट्स हम आज भी इनसे हैं, और कंसर्न क्या है, पॉल्यूशन। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि कुछ क्या हमने इंफ्रास्ट्रक्चरल ऑपरेशनल टूल्स चाहिए जिससे हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बना सकते हैं। सबसे पहले आता है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। सिंपल सी बात है, सब जब तक हमारे पास रिजर्व नहीं होगा, स्टोरेज नहीं होगी, हम कैसे उसको लोकल मार्केट्स तक या थ्रू आउट द कंट्री कैसे सप्लाई करेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई 2 फेज़ के प्रोग्राम के साथ विद स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स फेज़ 1 एंड फेज़ 2, जिसमें हमें 5.33 MMTs इस्टेब्लिश करनी थी। और इसके लिए हमने चुना सिटीज़ लाइक वाइजैग, मैंगलोर और पाडोर, जो कि कर्नाटका में है। हमने फर्स्ट फेज़ तो अचीव कर लिया, सेकंड फेज़ हमारा अचीव होना बाकी है, जिसमें हमें एडिशनल मतलब 6.4 MMT ज़्यादा। इसके लिए हमने चुना चंडीखोल ओडिशा, जिसमें हम 4 का टारगेट लेके चल रहे हैं, और पादुर जो कि है 2.5 कर्नाटका में। मैप पे लोकेशन देखते हैं ताकि हमारी मेमोरी बिल्ड हो सके। हेयर वी हैव वाइजैग, ईस्टर्न कोस्ट, बे ऑफ बंगाल के पास। यहीं पे उड़ीसा में हमारा है चांदीखोल, और हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे है मैंगलोर और पाडोर, जो कि दोनों कर्नाटका में सिचुएटेड है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हम आए अपने इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड और फ्लेक्सिबिलिटी टूल्स के साथ। इसमें क्या करा हमने, इंटर स्टेट ग्रिड्स चाहिए, एक नेटवर्क चाहिए। मान लो यहाँ से एनर्जी आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, इन सब को अगर हमें ग्रिड से कनेक्ट कर देंगे तो ही हम पूरे कंट्री में इसको सप्लाई कर पाएंगे, हम फ्रीक्वेंसी का रिस्पॉन्स दे पाएंगे। फिर हमें चाहिए थी इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज, बैटरीज बड़े लेवल पे चाहिए ताकि हम बड़ी एनर्जी को स्टोर कर सकें। इसके लिए हम आए 2 स्कीम्स के पास, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य स्कीम। इसमें हमने क्या किया, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में हमने रूरल हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रीफाई किया। कैसे किया, बहुत सिंपल से, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, पावर ग्रिड्स लगाई, लोगों को कनेक्ट किया। और सौभाग्य में हमने क्या किया, यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन करी। जितने भी हाउस होल्ड हैं उन सब तक हमने इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई। फिर से वही सवाल, कैसे, हमने या तो फ्री या सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस देने स्टार्ट करें बेस्ड ऑन इकोनॉमिक लेवल ऑफ पीपल, और बाय 2019 वी अचीव्ड नियर यूनिवर्सल लेवल ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। देन वी केम विद एनर्जी डिप्लोमेसी एंड ट्रेड टाइज। आए दिन आप न्यूज़ में सुनते रहते हो कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, पार्टनरशिप साइन की हैं, स्पेशली गल्फ या ओपेक कंट्रीज़ के साथ, ताकि हम अपनी एनर्जी नीड्स को फुलफ़िल कर पाएँ। कुछ मल्टीलेटरल बॉडीज़ भी इस्टेब्लिश होती रहती हैं विद टाइम। अभी G20 में इंडिया प्रपोज द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि पार्ट रहेगा हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में। तो ये तो थे कुछ बड़े मेजर अचीवमेंट्स। अब कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चरल टूल्स देख लेते हैं। डोमेस्टिक कोल और माइनिंग लॉजिस्टिक्स अगर हम बढ़ा दें तो टेम्पररी लेवल पे या शॉर्ट टर्म पे हम अपनी एनर्जी नीड्स पूरी कर लेंगे, और विद टाइम इसी लॉजिस्टिक का यूज़ करके हम
बस हमारा जो मेजर सोर्स था उसको कोल से हटा के किसी रिन्यूएबल सोर्स से बदल देंगे तो ये लॉजिस्टिक फिर भी हमारे काम आएगी। हम अपने एलएनजी टर्मिनल्स, नेचुरल गैस के टर्मिनल्स, पाइपलाइंस, उनका एक बहुत स्टेबल नेटवर्क लेके आ जाएं अंडर वाटर या बढ़िया, विदाउट अफेक्टिंग पीपल जो कि मार्जिनल एरियाज़ में हैं वहाँ से। प्लस कुछ स्ट्रेटेजिक मिनरल्स और न्यूक्लियर फ्यूल का हम यूज़ करें। अभी आपने सुना होगा थोरियम के बारे में, थोरियम रिजर्व्स इन इंडिया, बट दे आर येट टू बी एक्सप्लोर्ड कम्प्लीटली एंड येट टू बी यूटिलाइज प्रॉपरली फॉर इंडियाज एनर्जी नीड्स। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि कुछ चैलेंजेस या बॉटलनेक्स तो होंगे, बिल्कुल, बिना इसके कोई भी टास्क कभी पूरा नहीं हो सकता। सबसे पहला मेजर रीज़न है जियोपॉलिटिकल शॉक्स, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज हो या रशिया यूक्रेन की लड़ाई। सैंक्शंस लगे, उसके बाद सप्लाईज अफेक्ट होनी ही थी। हम आए दिन न्यूज़ में देखते रहे कि इम्पोर्ट्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव। सो जियोपॉलिटिकल शॉक एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है फॉर कंट्री लाइक इंडिया जो कि अभी इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। दूसरा, एनर्जी ट्रांजिशन करना है भाई, हमें कोल से रिन्यूएबल एनर्जी में जाना है, तो उसके लिए पैसा लगेगा। सिंपल टर्म्स में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा कि इंडिया नीड्स 160 बिलियन पर ईयर टू अचीव इंडियाज टारगेट ऑफ नेट ज़ीरो बाय 2070। तो इतना बड़ा फंड आएगा कैसे, वो एक चैलेंज है। 85% ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल आर इम्पोर्टेड, 50% ऑफ नेचुरल गैस इज स्टिल इम्पोर्टेड। इससे होता क्या है, सिंपली हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ता है और उससे प्रेशर आता है हमारे रुपये पे और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ जाता है। कुछ अदर चैलेंजेस देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स हर लेवल पर रहेंगे। मिनरल्स और मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंट, अभी तक हम जो मिनरल्स हमारे बहुत एक अच्छे सोर्स है एनर्जी का, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं इस्टेब्लिश कर पाए हैं। बैटरी एज अ रॉ मटेरियल के लिए भी हमें अभी फुली कॉम्पिटेंट नहीं है। क्लाइमेट चेंज अगेन अ मेजर इशू ऑफ टुडे, फ्लड्स आ गई, हीट वेव्स आ गई, रिएक्टर्स पिघल गए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अच्छा जो क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस को बियर कर सकें। क्या होगा, डिमांड सप्लाई इफेक्ट होगी, बिल्कुल। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि क्या कोई पॉलिसी टूल इंडिया यूज़ नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, बफर स्टॉक्स हम अभी पढ़ के आए। रिन्यूएबल पुश के बारे में हमने देखा कि 50% एनर्जी हमारी रिन्यूएबल से आती है और हमें 50% रिन्यूएबल्स 2030 तक कंप्लीट करना है। वो नियरली अभी आ रही है बट वो एक्चुअल में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से अलग है। हमें स्केल करना पड़ेगा, सोलर और विंड एनर्जी का यूज़ बढ़ाओ, इंस्टॉल करो। बड़े बड़े बैटरी या हाइड्रो पंप्स हमें इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। क्या होगा, इससे हमारे ऑयल गैस का यूज़ पावर सेक्टर में कम हो जाएगा। ठीक है, बायोफ्यूल्स और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हम लेके आए। अच्छा, बायोफ्यूल्स पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, सो यू वुड गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डू वॉच इट। इथेनॉल और बायोफ्यूल्स पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, अब जाइए उसे देखिए और समझिए कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी में वो कैसे रोल प्ले करता है और इनका हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। सिंपली ताकि हमारी जो ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री है, इन दो एरियाज़ में हमारा ऑयल का यूज़ कम हो जाए। हम अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, थोरियम की हमने अभी बात करी। 25% ऑफ थोरियम डिपॉजिट्स आर इन इंडिया बट दे आर नॉट येट यूटिलाइज्ड। हमें सिर्फ पता है कि हमारे पास रिजर्व्स हैं। हम और स्कीम्स के साथ आए, सोलर पावर स्कीम्स, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इसमें हमने क्या करा, बेसिकली हमने अपनी ग्रिड कनेक्टिविटी को बूस्ट करना चाहा और सोलर पावर को डिसेंट्रलाइज करा। जो अभी हम मेजर पावर सेक्टर्स में थे, अब हम उन्हें हाउस होल्ड्स तक पहुंचाना या लोकल लेवल्स तक, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तक पहुंचाना था। बायो एनर्जी मिशंस भी थे हमारे, जिसमें हमने बायोगैस का प्रमोशन बढ़ाया। क्यों, क्योंकि हमारा बायो एनर्जी जो हम रिन्यूएबल सोर्स में कर रहे थे उसका नंबर बहुत कम था। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स लगाने लग गए। जो डोमेस्टिक वेस्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हम उससे एनर्जी बना दें तो मोटिव फुल हो रहे हैं, हमारी एनर्जी नीड्स पूरी हो रही हैं, दूसरा हमारा पॉल्यूशन रिड्यूस हो रहा है। हमने अपने एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। जो एग्रीकल्चर वेस्ट है,
अगर हम उसको यूटिलाइज कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब चलते हैं ग्लोबल लेवल पे। ग्लोबल लेवल पे वी हैव 2 ग्रेट लीडर्स, दैट इज़ जर्मनी एंड जापान। जर्मनी ने क्या करा, अपने रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट किया, जिसमें विंड और सोलर का एक बहुत बड़ा मेजर रोल था। तो क्या ये ऐसे ही हो गया होगा? नहीं, इसमें आए होंगे कुछ चैलेंजेस थे इम्पोर्ट रिलायंस। जब तक रिन्यूएबल एनर्जी इस्टेब्लिश नहीं हुई थी तब तक इम्पोर्ट्स पे हैविली रिलाई करना पड़ा। ग्रिड इंटीग्रेटेड नहीं थी, पब्लिक डिस्ट्रस्ट चल रहा था। उससे क्या हुआ, रिटेल प्राइसेस बढ़ रहे थे और जो डोमेस्टिक सप्लाई था, डिमांड और सप्लाई मार्केट में, वो अफेक्ट हो रहा था। बट विद ड्यू चैलेंजेस एंड ड्यू एफर्ट्स, जर्मनी बिकेम द ग्लोबल लीडर इन रिन्यूएबल एनर्जी। जापान की बात करें तो फुकुशिमा इंसिडेंट हुआ, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिसमें एक हादसा हो गया था। उसके बाद लोगों में डर बैठ गया, पब्लिक डिस्ट्रस्ट की वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को शट कर दिया गया। उससे क्या हुआ, नेचुरल गैस के इंपोर्ट्स बढ़ गए, प्राइसेस बढ़ गए, कंट्री की इकॉनमी स्ट्रगल करने लगी। बट जापान, अ कंट्री हु हैज़ फेस्ड चैलेंजेस एट टाइम्स, उन्होंने दिखाया कि न्यूक्लियर एनर्जी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है एनर्जी सिक्योरिटी में। और उन्होंने ये कैसे किया, उन्होंने सेफ्टी कंसर्न्स को बैलेंस किया पब्लिक एक्सेप्टेंस में, लोगों में आश्वासन दिलाया कि सेफ्टी के साथ साथ हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। इंडिया के लिए क्या लर्निंग्स रहेंगे, हमें विद टाइम एफर्ट्स देने पड़ेंगे अपने ग्रिड को मॉडर्नाइज करने में, मार्केट में रिफॉर्म्स लेके आने में, ताकि प्राइवेट प्लेयर्स प्लस गवर्नमेंट दोनों मिलके इस एनर्जी सिक्योरिटी के टारगेट को कंप्लीट करें। एफिशिएंट डिमांड मैनेजमेंट करनी पड़ेगी अलग अलग पावर सेक्टर्स में, मैन्युफैक्चरिंग एरियाज़ में। हमें बिल्ड करने पड़ेंगे खुद के फ्यूल स्ट्रेटेजिक्स और बफर्स। हम जितना बफर और रिजर्व्स इस्टेब्लिश करेंगे उतना ही हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में हेल्प मिलेगी। हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम इंपोर्ट्स पे कम डिपेंडेंट रहें, या बाहर से लाई हुई एनर्जी को कम। हमें ग्रीन हाइड्रोजन को भी स्केल करना पड़ेगा। आई होप आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि इंडिया की एनर्जी डिमांड्स क्या हैं और कैसे हम एक एनर्जी सिक्योर नेशन बढ़ सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन और कमेंट डाउन करो कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।